नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर पुष्पांजलि। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर एक सप्ताह तक मोदी सरकार के विरोध में आंदोलन का आगाज। आजादी के महानायक, आधुनिक भारत के निर्माता, पंचायती राज के प्रणेता, शैक्षणिक और औद्योगिक क्रांति के सूत्रधार, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिवस पर 14 नवंबर रविवार को अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के सामने स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मारक पर पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में निवर्तमान शहर अध्यक्ष विजय जैन और राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के सामने नेहरू जी की प्रतिमा पर कांग्रेस जनों ने माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि स्वतंत्र भारत के सामने अशिक्षा, बेरोजगारी, सामाजिक कुरीतियां, आधारभूत संरचनाओं का अभाव, औद्योगिक पिछड़ापन जैसी अनेक समस्याएं थी, पर पंडित नेहरू ने न केवल देश को इन सभी समस्याओं से बाहर निकाला बल्कि आधुनिक भारत की बुनियाद भी रखी। हम आज उनके जन्मदिवस के अवसर पर उनके स्वप्न और संकल्पों को पूरा करने का प्रण लें। उन्होंने कहा कि जिस तरह से देश की आज़ादी और आज़ादी में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों का एक अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा अपमान किया गया है, उसे लेकर मोदी सरकार ने उसे पद्मश्री से भी सम्मानित कर दिया, जिसे पूरे देश में गुस्सा है। लिहाजा मोदी सरकार तत्काल उस अभिनेत्री को सजा देकर उससे पद्मश्री वापस ले। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, वो बच्चों के चाचा थे, उनके जन्मदिवस है। आज के दिन से पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी सरकार के खिलाफ जन जागरण अभियान का शुभारंभ किया गया है। तो हम सब ने, कांग्रेस जनों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित करके जाते हैं नेहरू को। और अब हम जो है रैली के रूप में अम्बेडकर सर्कल जाएंगे और मांग करेंगे मोदी सरकार से कि महंगाई पर अंकुश लगाए, तेल के दाम कम करे, भ्रष्टाचार कम करे और देश में जिस प्रकार संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है उन पर रोक लगाएं। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस प्रकार देश को आज़ाद कराया, जो त्याग और बलिदान से, उसकी आहुति आज दे रहे हैं। ये बहुत घृणास्पद बात है। आपने भी देखा होगा कि कंगना रनौत जिसने ये बयान दिया कि 2014 में देश आज़ाद हुआ, ऐसी महिला को पद्मश्री सम्मान देना पूरे देश की जनता का अपमान है, शहीदों का अपमान है। उनसे वो वापस ले और इस देश को संविधान की दृष्टि से चलाए और महंगाई कम करे। राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार में आम आदमी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अत्याचार से त्रस्त है, उसे लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे देश भर में एक सप्ताह तक मोदी सरकार के विरोध में आंदोलन का आगाज आज नेहरू जी की जयंती के अवसर पर किया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के डायरेक्शन पे पूरे देश में आज के दिन, आज नेहरू जी का जयंती है, इस अवसर पे पूरा वीक ये कार्यक्रम दिया गया है। महंगाई के विरोध में मोदी सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। मोदी जी ने जिस ढंग से महंगाई बढ़ाई है और अभी राजस्थान में 2 उपचुनाव, वल्लभनगर और धरियावत का जो चुनाव रिजल्ट आए हैं, वो चुनाव रिजल्ट अपने आप में इंडिकेट कर रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार 2023 में वापस बनेगी और 2024 में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। मोदी जी ने जो वादे किए थे युवाओं से नौकरी देने के नाम पे, कोई रोजगार, जो 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे, एक भी व्यक्ति को भारत सरकार ने कोई सरकारी नौकरी नहीं दी है। न रेलवे में, अजमेर रेलवे का बहुत बड़ा सेंटर रहा है, एक भी रेलवे ने अजमेर में नौकरी नहीं निकाली, कोई बैंक की नौकरी नहीं आई, बल्कि निजीकरण रेलवे का, हवाई जहाज़ का, बैंकों का, सबका निजीकरण कर दिया गया है। और महंगाई की हालत तो आप देख रहे हो कि आसमान छू रही है। और वही मोदी जी, आप देखो अभी 2 रिजल्ट आए हैं उपचुनाव के, आते ही उन्होंने डीजल के, पेट्रोल के भाव घटा दिए हैं। इससे साफ जाहिर है कि अगर ये चाहते तो ये पहले भी घटा सकते थे। और अब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के, उत्तर प्रदेश में एक झटका इनके और लगेगा तो हमारी सरकार जो मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में 2014 में थी, जो डीजल, पेट्रोल, गैस के भाव उस वक्त थे, वैसे के वैसे भाव वापस हो जाएंगे। यहाँ पुष्पांजलि कार्यक्रम के बाद कांग्रेस के समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्ता हाथों में झंडे लेकर मोदी सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी करते हुए वहां से रुखसत हुए। अरे छोड़ो छोड़ो रखो, सीधे रखो, सीधे।
पुष्पांजलि कार्यक्रम में अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ, पूर्व विधायक डॉक्टर श्री गोपाल बाहिती, डॉक्टर राजकुमार जयपाल, कयूम खान, नाथुराम सिनोदिया, महेंद्र सिंह रलावता, अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान उपाध्यक्ष कुलदीप कपूर, अमोलक सिंह छाबड़ा, फकरे मोइन, महासचिव शिव कुमार बंसल, महेश चौहान, श्याम प्रजापति, महेश ओझा, मनोनीत पार्षद सैयद फैजल, हेमंत जोधा, कपिल सारस्वत, विपिन बैसिल, अनीता चौरसिया, रश्मि हिंगोरानी, हमीद चीता, नरेश सत्यावना, मनीष सेठी, लक्ष्मी बुंदेल, ललित जड़वाल, हरि सिंह गुर्जर, धर्मेंद्र नागवाल, सुकेश कांकरिया सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर कांग्रेस ने शुरू किया जन जागरण अभियान। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ बढ़ती महंगाई को लेकर बोला हल्ला। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती और जन जागरण अभियान शुभारंभ के अवसर पर रविवार को बढ़ती महंगाई के खिलाफ स्टैच्यू सर्किल से चौमू हाउस सर्किल होते हुए प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय चांदपोल जयपुर तक पदयात्रा का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र की मोदी सरकार पर हल्ला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार लगातार महंगाई बढ़ाकर आमजन की कमर को तोड़ रही है। केंद्र सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। केंद्र सरकार केवल आमजन को गुमराह करने का काम करती है कि हमने पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए, परंतु जमीनी हकीकत यह है कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम को आसमान की ऊंचाई पर पहुंचाने का काम किया। जब जनता ने हाय तौबा मचाई तो मामूली दाम कम करके वाहवाही लूटने का काम कर रही है। परंतु राजस्थान की जनता सब जानती है। आने वाले समय में जनता मोदी सरकार को सबक सिखाने का मन बना चुकी है। केंद्र की भाजपा सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण महंगाई, पेट्रोल, डीजल, गैस की बढ़ती कीमतों एवं बेरोजगारी को लेकर हल्ला बोल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मुमताज मसीह, पीसीसी महामंत्री मोहन डागर, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, विधायक गोपाल मीणा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पंचायत समिति सदस्य भंवर सारण, फुलेरा विधानसभा के जनसेवक विद्याधर सिंह चौधरी, सुशील शर्मा सहित मंत्रीगण, विधायकगण सहित जयपुर शहर व जयपुर ग्रामीण के समस्त कांग्रेस जन इस पैदल यात्रा में शामिल हुए। उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि ये सरकार नकारा, निकम्मी और बहुत ही ऐसी सरकार है कि जो ना तो देश के लोगों का ध्यान रखती है, ना गरीबों का ध्यान रखती है, ना युवाओं का ध्यान रखती है। बेरोज़गारी की हालत आज ऐसी हो गई है कि आज हर युवा जो है वो बेरोज़गार हो चुका है और उनको अगर वो बात करते हैं तो उनके ऊपर डंडे बरसाए जाते हैं और उनको कहा जाता है कि पकौड़े तलो और इस तरीके की बातें करते हैं। क्या ये सरकार है? आज उसी के खिलाफ में कांग्रेस पार्टी ने आज नेहरू जी के जन्मदिन के दिन हमने ये बीड़ा उठाया है कि हम इस महंगाई को रोकने के लिए सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुंचाने के लिए ये आंदोलन शुरू किया है। यात्रा निकालकर एक जन जागरण अभियान की शुरुआत की है। इसके साथ साथ आज यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की चित्र प्रदर्शनी का भी यहाँ किया गया था आयोजन। इसके बाद में आज हम सब लोग मिलकर बढ़ती हुई महंगाई, डीजल पेट्रोल के दाम, गैस, रसोई गैस के दाम, साथ ही देश की गलत आर्थिक नीतियां, किसानों के खिलाफ 3 कृषि कानून जो लागू किए हैं, काले कानून, उनके विरोध में आम जन से मिलेंगे, ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे, हर ग्राम पंचायत में, हर रेवेन्यू विलेज में आम जन से लोगों से मिलकर इस केंद्र की गलत नीतियों के बारे में लोगों को बताएंगे और एक देश में जन जागरण करके केंद्र सरकार की गलत नीतियों के, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आम जन को से चर्चा करेंगे। कम आप करोगे उसके अनुपात में राज्य सरकारों को अपना आप ही कम हो जाता है, क्योंकि टैक्स लगता है। भारत सरकार के जो जितना ही वो पेट्रोल डीजल के दाम होते हैं उस पर टैक्स लगता है। अभी इन्होंने बढ़ाया है 5 रुपये 10 रुपये। राजस्थान सरकार को भी 1,800 रुपये, 1,800 करोड़ रुपये स्वतः ही कम हो गए हैं। अब हम जो मांग कर रहे हैं इनसे उसे और 3,500 करोड़ कम हो गए हमारे, वो भी मंजूर है। हम चाहते हैं लोगों को राहत मिले। इन्होंने जो अप्रोच किया है खुद 5 रुपये 10 पैसे, 5 रुपये 10 रुपये सिंबल कम कर दिए, उससे महंगाई कम नहीं होने वाली। अध्यक्ष जी ने भी ठीक कहा, उससे महंगाई कम नहीं होगी, क्योंकि लोगों को पता है कि चुनाव खत्म हुए नहीं अभी 5 राज्यों के, और पुनः बढ़ने लग जाएंगे दाम सबके। हमारी मांग है कि आप देश से वादा करो
हम भविष्य में इस प्रकार के रेट नहीं बढ़ाएंगे, तब जाकर के महंगाई कम होना प्रारंभ होगा। महंगाई का इश्यू बहुत बड़ा इश्यू देश के अंदर, हर घर प्रभावित है, मध्यम वर्ग का हो, गरीब हो, जीना दुभर हो गया है, महिलाएं बहुत दुखी है, रसोई चलाना मुश्किल हो गया उनके लिए। इसलिए टॉप प्रायोरिटी में एनडीए गवर्नमेंट को आगे आकर के महंगाई कम करने के लिए तमाम वो कदम उठाने चाहिए जिससे वास्तव महंगाई कम हो जाए। और ये AICC जो प्रोग्राम दिया सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने प्रोग्राम जो दिया पूरे मुल्क के लिए दिया है, और मैं समझता हूँ कि ये गांव और ढाणी तक और बूथ लेवल तक प्रोग्राम दिया गया है, इससे अवश्य दबाव पड़ेगा भारत सरकार पर, ऐसा मेरा मानना है। यही बात है। राज्य सरकार भी कुछ रेट में कटौती करेगी? राज्य सरकार भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद का फूंका पुतला। सलमान खुर्शीद द्वारा लिखित किताब सनराइज ओवर अयोध्या में हिंदू और हिंदुत्व के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी से है आक्रोश। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद द्वारा लिखित किताब सनराइज ओवर अयोध्या में हिंदुओं व हिंदुत्व के खिलाफ की गई टिप्पणी से समस्त हिंदू समाज में आक्रोश व्याप्त हो गया। इसी को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा रविवार को गांधी भवन चौराहे पर सलमान खुर्शीद के पुतले को आग लगाकर जमकर नारेबाजी की गई। युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष राहुल जायसवाल ने बताया कि कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद द्वारा देश में रहने वाले सहिष्णु हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाकर सोचा समझा षड्यंत्र शुरू किया गया है, जिसे तत्काल रोका जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील है कि सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या को पूरे देश में प्रतिबंधित किया जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और कांग्रेसी नेता हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करते आ रहे हैं। देश में गैर हिंदुओं को रिझाने के लिए हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से लेकर तमाम कांग्रेसी नेता वोटों की राजनीति के लिए हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, जिसे हिंदू समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और चुनाव में इसका नतीजा कांग्रेस को फिर से भुगतना पड़ेगा। प्रदर्शन करने वालों में जिला अध्यक्ष राहुल जायसवाल, महामंत्री सुनील शर्मा, बाबूलाल गुर्जर, कुशाल गोयल, करण कुमार, रवि गुर्जर, किशोर राठौड़, जितेंद्र सिंह, कमल खंडेलवाल, दिनेश खंडेलवाल, मोहित सैनी, मोहित झा, मुकुल साहू, सुरेंद्र कमलाई, सर्वेश्वर यादव, हेमंत बंसल, उत्सव पाराशर, वीरेंद्र भाटी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। जैसा कि आप सभी को पता है, कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व मंत्री रहे हुए सलमान खुर्शीद, उन्होंने जो एक बुक प्रकाशित की है सनराइज ओवर अयोध्या, उसके अंदर उन्होंने ये लिखा है कि ISIS और बोको हराम दोनों अपने हिंदुत्व से तुलना करिए, जो हिंदुत्व के संगठन है VHP, बजरंग दल और बाकी है, उससे उन्होंने तुलना करके ये कहा है कि ये भी आतंकवादी है। तो इन चीज़ से ये पता चलता है ये एक धार्मिक आहत है जो हिंदुत्व के ऊपर उन्होंने दी है। लेकिन आज युवा मोर्चा इसका विरोध करता है कि इनकी जो बुक है उसको जल्द से जल्द रोका जाए, उनका जो प्रकाशन है उसके ऊपर रोक लगाई जाए। इससे ये पता चलता है कि जो कांग्रेस है उनकी जो मानसिकता है वो इतनी गिर चुकी है। उन्होंने पिछले 70 सालों के अंदर केवल और केवल दंगे प्रसाद करके और आपस में लड़ा के राजनीति करी है, लेकिन आज हिंदुस्तान के अंदर आज का युवा जाग चुका है जो इस चीज़ को बिल्कुल भी सहन नहीं करेगा। उसी विषय के ऊपर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने सलमान खुर्शीद और सोनिया गांधी जी का पुतला फूंक के वो ये चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द इस बुक को नहीं रोका गया, इस बुक के ऊपर नहीं प्रकाशन लगाया गया, तो ये जो हिंदुस्तान का युवा है ये इसको बिल्कुल भी सहन नहीं करेगा, उसके ऊपर कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। जैसा कि आपको पता है, जैसे सलमान खुर्शीद ने एक बुक लॉन्च करी है, उस बुक लॉन्च के अंदर उसने आतंकवादी संगठन की आलोचना हमारे हिंदुत्व के लिए करी है। तो ऐसा हम हिंदू युवा कभी सहन नहीं करेंगे, और अगर ऐसा और किसी कांग्रेस नेता ने अगर हमारे साथ या कभी हिंदुत्व के लिए अगर उसने कोई ऐसी बात या टिप्पणी करी, तो हमारा हिंदू युवा इससे भी उग्र आंदोलन करेगा और युवा मोर्चा हमेशा आगे रहेगा इस चीज़ के लिए। वार्ड नंबर 13 अजयनगर में राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में 20 लाख रुपए की लागत से बनेगा हॉल। 20 लाख रुपए से बनने वाले हॉल निर्माण का महंत स्वरूप दास उदासीन के सानिध्य में विधिवत हुआ शिलान्यास। दक्षिण विधायिका अनिता बघेल के विधायक कोष से 20 लाख रुपए की राशि से वार्ड नंबर 13 में राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय अजयनगर में एक बड़ा हॉल बनवाया जा रहा है, जिसका शिलान्यास समारोह रविवार को राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय परिसर में ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम के महंत स्वरूप दास उदासीन के आतिथ्य में विधिवत पूजा अर्चना और मंत्रोच्चारण के साथ किया गया। उन्होंने बताया कि पूर्व में उनके विधायक कोष से 10 लाख रुपए स्कूल की 4 दीवारी निर्माण के लिए स्वीकृत किए गए थे।
अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा 4 दीवारी को 5 फुट ऊंचा कराया गया। ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम के महंत स्वरूपदास उदासीन ने बताया कि क्षेत्र में नजदीक ही पार्वती उद्यान है, जिसके पास ही इस राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय परिसर जो पहले उजाड़ पड़ा था, उसमें स्थानीय लोगों द्वारा सेवा कार्य करते हुए उसे हरा भरा किया गया। लगातार हर वर्ष वृक्षारोपण किया जा रहा है। उन्होंने बाउंड्री वाल ऊंचा कराने के लिए विधायक द्वारा दिए गए सहयोग के लिए उनका आभार जताया। विधायक अनीता बघेल ने बताया कि इस क्षेत्र में स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता विद्यालय परिसर में अपनी स्वेच्छा से हर वर्ष पौधारोपण का कार्य करते हैं, जिससे यह परिसर हरा भरा हो गया है। इस मौके पर क्षेत्रीय पार्षद हेमलता खत्री, मोहनलाल लालवानी, पूर्व पार्षद रमेश मारू, पार्षद प्रत्याशी जितेंद्र रंगवानी, कन्हैया लाल अजय सहित अजय नगर वार्ड 13 के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। अजय नगर क्षेत्र में साईं स्वरूपदास जी महाराज का आशीर्वाद हम सब पर है। इस आशीर्वाद से हमने लगभग 1 वर्ष पूर्व इस विद्यालय परिसर में काम प्रारंभ किया था और आशीर्वाद इतना फलीभूत हुआ कि समय से पहले ही ये निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है और आप देख रहे हैं ये परिसर कितना सुंदर है। महाराज श्री का ये आशीर्वाद पता नहीं कितना और आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि इन्हीं के आशीर्वाद से जब मैं कोई काम शुरू करती हूँ तो वो परिणति तक पहुँचता है। पिछली बार जब हम यहाँ आए थे तो एक आग्रह था कि यहाँ एक बड़ा हॉल बनना चाहिए और देखिए आशीर्वाद इतना फलीभूत हुआ कि वे बड़े हॉल की भी स्वीकृति मिल गई और लगभग 20 लाख रुपए उस हॉल पर खर्च होने वाले हैं। तो जब हमारी हिंदू संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में किसी कार्य पर किसी सन्यासी का आशीर्वाद मिलता है तो वो 100% फलीभूत होता है। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि अजय नगर में ऐसे हमारे महंत श्री स्वरूपदास जी महाराज साहब विराजे हैं, जिनका समय समय पर आशीर्वाद हमको मिलता रहता है और उसी आशीर्वाद की बदौलत हम इतना सारे कार्य कर पाते हैं। हमारे यहाँ पार्षद महोदय हेमलता खत्री जी हैं, हमारे जितेंद्र रंगवानी जी हैं जो पड़ोस के वार्ड से पार्षद हैं और हमारे कन्नू भैया हैं। इन सब ने इस कार्य को परिणति तक पहुंचाने में बहुत बड़ा सहयोग किया है। हमारे कन्हैया लाल जी जो हैं वो इस पूरे परिसर की बहुत अपने परिसर की जैसे देखभाल करते हैं, बिल्कुल बच्चों की जैसे इन्होंने यहाँ पेड़ लगाए और पाले, आज वो वृक्ष के रूप में तब्दील हो गए हैं। तो निश्चित रूप से ये परिसर इतना सुंदर और रमणीय बनने वाला है कि पक्षियों की चहचहाट जब सुबह यहाँ पेड़ों पर होती है तो सुंदर वातावरण अपने आप ही बन जाता है। तो घनी आबादी के बीच में एक सुंदर परिसर यहाँ उपलब्ध हुआ है, ये महाराज श्री के आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है। कृष्णगंज आना सागर विकास समिति के द्वारा मनाया गया दीपावली स्नेह मिलन और अन्नकूट महोत्सव। भगवान राधा कृष्ण का नयनाभ्राम श्रृंगार कर महाआरती और भजनों से रिझाया, भोग लगाकर किया प्रसाद वितरित। शनिवार शाम कृष्णगंज आना सागर विकास समिति के द्वारा दीपावली स्नेह मिलन व अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। विकास समिति के अध्यक्ष श्याम बिहारी शर्मा ने बताया कि समस्त विकास समिति पदाधिकारियों व समिति सदस्यों के साथ ही कॉलोनी वासियों ने राधा कृष्ण के मंदिर पर एकत्रित होकर भगवान की आरती और 56 भोग के धार्मिक आयोजन में भाग लिया, जिसके बाद भगवान को कदम्ब प्रसाद का भोग लगाकर सभी को प्रसाद वितरित किया गया। भगवान श्री कृष्ण द्वारा दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पर्वत को अपनी तर्जनी उंगली पर उठाकर इंद्र के घमंड को चूर कर गोकुल वासियों की रक्षा की गई थी। तब से 7 दिनों तक यह अन्नकूट का पर्व मनाया जाता है। इसमें नई ऋतु में आने वाली सब्जियों व धान को मिक्स करके अन्नकूट का प्रसाद बनाया जाता है और उसे भगवान को समर्पित कर प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। ऐसा है कि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था और सारे जब इंद्र का प्रकोप हुआ, बारिश का सैलाब उमड़ा, तो उनको ब्रजवासियों को बचाने के लिए तो गोवर्धन भगवान पर्वत को ऊंचा उंगली पर लिया था और सबकी रक्षा करी थी। 7 दिन तक वो उसको उठाए रखे थे और माता यशोदा ऐसा कहते हैं कि भगवान को दिन में 8 बार भोजन कराती थी। तो 7 दिन का इसलिए 56 भोग का आज महत्व होता है और ये अन्नकूट का भोग लग करके बाबा के दिया जाता है। तो हम विकास समिति की तरफ से दीपावली स्नेह मिलन और अन्नकूट का आज ये कार्यक्रम रखा है, तो सभी समितिवासी आकर के प्रसाद लाभ ले रहे हैं और आनंद उठा रहे हैं। चीज़ क्या बनता है अन्नकूट? ये अन्नकूट के अंदर सारी चीज़ें होती है, बाजरा, चावल, मूंग, ज्वार, सारा अनाज और इनका कदम भोग बनता है। सारी सब्जियां भी डलती है इसके अंदर, जितनी भी सब्जियां अभी चलन में है सारी सब्जियों का मिक्स होकर के ये कदम भोग बनता है।
कृष्णगंज आनासागर विकास समिति के संरक्षक राकेश डीडवानिया ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दीपावली के पश्चात कॉलोनी वासियों ने आपस में स्नेह मिलन समारोह के साथ अन्नकूट महोत्सव का आयोजन रखा है, जिसमें राधा कृष्ण मंदिर में ठाकुर जी का नयनाभ्रम श्रृंगार कर 56 भोग लगाकर प्रसाद का वितरण किया गया। साथ ही भजनों की प्रस्तुति दी गई। सभी ने एक दूसरे को स्नेह के साथ दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी। कृष्णगंज आनासागर विकास समिति का आयोजन समिति की ओर से एक अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसमें सभी समिति क्षेत्र के निवासी सारे सदस्यगण, इष्ट मित्रगण और आस पड़ोस के सभी भाड़ यहाँ पर सब पधारे हैं भगवान का दर्शन करने और प्रसाद ग्रहण करने। इस अवसर पर राधा कृष्ण भगवान के मंदिर पर हम लोगों ने अनुपम श्रृंगार करा है यहाँ के ऊपर ठाकुर जी का, यहाँ पर प्लस 56 बोकियाँ झांकी सजाई है और यहाँ पर सभी महिलाओं ने भजन गाई है। और 7 बजे हम लोगों ने एक सामूहिक रूप से एक महाआरती का आयोजन किया गया है। समिति द्वारा ये आयोजन आयोजित किया जा रहा है और इसके अंदर क्षेत्र के सभी जो इष्ट मित्र हैं, क्योंकि 2 साल कोरोना का चक्कर था, इसलिए अन्नकूट का महोत्सव रखा गया और सभी से यह निवेदन करा है कि मास्क का उपयोग करें और डिस्टेंसिंग की पालना करें। क्यों करते हैं अन्नकूट का? देखिए, ये परंपरा बहुत पुरानी चलती आ रही है। दिवाली के बाद ही अन्नकूट की परंपरा चलती है। जैसे सर्दियों में पोष बड़े का आयोजन होता है, क्योंकि अन्नकूट का महोत्सव है और भगवान का ठाकुर जी का विशेष भोग माना जाता है। ये जैसे जगन्नाथ भगवान का मेला होता है, उसके अंदर अटका का अलग विशेष महत्व होता है। अन्नकूट पर दिवाली पर अन्नकूट का महत्व होता है, सर्दियों में पोष बड़े का महत्व होता है। ये चलती परंपरा आ रही है और समिति क्षेत्र के अंदर सभी धार्मिक वृत्ति के इंसान है, इसलिए हम चाहते हैं इस बार सबका। और हमने एक स्नेह मिलन समारोह भी हमारा एक आयोजित हो गया। सभी समिति क्षेत्र से मिलना जुलना हो गया, दीपावली की हलचल हो गई, रामाश्यामा हो गई दीपावली की, और छोटा सा आयोजन हमने यहाँ पर संपन्न करा है। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के दूसरे तल पर नवनिर्मित आईसीयू का वर्चुअल उद्घाटन। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने 50 बेड के आईसीयू और लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट का किया लोकार्पण। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय की द्वितीय तल पर नवनिर्मित आईसीयू और राज्य सरकार द्वारा भेजे गए लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण रविवार को प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा वर्चुअल माध्यम से किया गया। इस मौके पर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर वी सिंह और अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अनिल जैन के साथ ही राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़, पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल सहित कांग्रेस जन मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि अजमेर में कोविड के दौरान बेहतर प्रबंधन से काम हुआ। चिकित्सा मंत्री स्वयं अजमेर के केकड़ी से हैं, इसलिए जेएलएन अस्पताल के प्राचार्य डॉक्टर वी सिंह और अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अनिल जैन की टीम के नेतृत्व में बेहतर कोविड प्रबंधन हुआ। साथ ही राज्य सरकार द्वारा अस्पताल में कई विकास कार्य भी शुरू किए गए, जो अब पूरा होने की कगार पर हैं। उसी के तहत 7 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुए नवनिर्मित आईसीयू का आज लोकार्पण किया गया है। यहाँ अब मरीजों को तमाम चिकित्सकीय सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध हो सकेंगी। जब से प्रदेश में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी है, हमारे अजमेर ज़िले के चिकित्सा मंत्री बने हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर काम हुआ है वो राजस्थान में हुआ है। कोरोना का प्रबंधन भी जो बेहतरीन हुआ वो राजस्थान में हुआ, और कोरोना प्रबंधन की तारीफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी की। अभी अजमेर ज़िले में, चूँकि चिकित्सा मंत्री भी अजमेर ज़िले से केकड़ी से विधायक हैं, और उन्होंने बहुत ही मुस्तैदी के साथ काम किया। वैसे पूरे राजस्थान में मेडिकल कॉलेजें बढ़ी, हर क्षेत्र का यानी इसमें काम हुआ। लेकिन अजमेर में ये जो अस्पताल है जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय, इसमें जो काम हुआ है, यहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर वी सिंह जी, पूरी उनकी टीम, जैन साहब की, जो मैंने देखा अभी खुद आके, डॉक्टर राजकुमार जयपाल साहब, हम सब ने जो देखा कि रियली ये 7 करोड़ की लागत का जो काम हुआ है, आईसीयू के जो मेडिकल आईसीयू बड़े हैं, इससे पूरे अजमेर ज़िले के लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और मैं ये मानता हूँ कि इस काम के लिए मुख्यमंत्री जी को, हमारे चिकित्सा मंत्री जी को और डॉक्टर वी सिंह जी, डॉक्टर जैन साहब की पूरी टीम को हम लोग दिल से धन्यवाद देते हैं। और ये उम्मीद भी करते हैं कि अजमेर ज़िला देश में मेडिकल के क्षेत्र में और अच्छा काम करे और अच्छा बने। और 2023 में ये सारे कामों के आधार पे अभी हमारे उपचुनाव हुए, आपने देखे हैं, जो उपचुनाव का जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट बहुत ही ऐतिहासिक रिजल्ट रहा है। और मोदी जी कहते क्या हैं, करते क्या हैं, मोदी जी की सरकार पूरी तरह एक्सपोज हुई है। तो 2023 में हमारी सरकार वापस बनेगी इन कामों के आधार पे। मेडिकल में तो दवाई फ्री, जांच फ्री, जो
जो बड़ी जो बीमारियां हैं, हार्ट की, किडनी की, लीवर की, इनका जो फ्री किया गरीबों के लिए दवाई। और अभी जो बीमा योजना लाए हैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी हेल्थ स्कीम, 5 लाख का बीमा सबका फ्री किया है। इन सब के आधार पे हम कह सकते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे चिकित्सा मंत्री जी ने बहुत बेहद अच्छा काम किया है। और हमें आज जो मौके पर आके देखे, पहले आपने हमको वीडियो दिखाया था तो हमें लगा कि वीडियो में जो दिख रहा है वो क्या मौके पर भी इतना सुंदर है क्या? वाकई में ही बहुत सुंदर काम हुआ है। इस बात की हम बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर वीपी सिंह ने कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा आज अस्पताल के द्वितीय तल पर बनाए गए 50 बेड के आईसीयू का लोकार्पण किया गया है। इस आईसीयू में सभी बेड्स पर तमाम स्वास्थ्य जांच और परीक्षण की समस्त सुविधाएं आधुनिक पद्धति के साथ उपलब्ध रहेंगी। मरीज को उठकर कहीं जाना नहीं होगा। उन्होंने बताया कि आईसीयू के साथ ही गंभीर मरीजों के लिए डायलिसिस की अलग से व्यवस्था रखी गई है। इसके अलावा नई बिल्डिंग में 7 करोड़ रुपए की लागत से जल्द ही 40 बेड का नेकू यानी न्यूरिटन आईसीयू और 100 बेड का पीक्यू यानी पीडियाट्रिक आईसीयू बनकर तैयार होने जा रहा है। इसके साथ ही जनाना अस्पताल में 20 बेड का एक आईसीयू और बन रहा है, जिसका भी लोकार्पण अगले सप्ताह तक कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस तरह के आईसीयू बन जाने से अब संभाग के बच्चों को तमाम चिकित्सकीय सुविधाएं बेहतर और आधुनिक तरीके से उपलब्ध हो पाएंगी। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट के भी तैयार होने पर उसका भी लोकार्पण किया है। अब अस्पताल में 2000 सिलेंडर ऑक्सीजन उपलब्ध रहेगी। जी सर, आज जैसा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने हमारे जेएलएन अस्पताल में 50 बेड का आईसीयू जो कि मरीजों के यूज के लिए तैयार है का लोकार्पण किया। सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतने बड़े स्कीम को हमारे यहाँ जेएलएन में कराया और इसको तैयार करवाया। जैसा कि आपको विदित है, इस आईसीयू में 50 बेड का आईसीयू है। इसमें सभी इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटी, ब्लड की, एक्सरे की, ईसीजी की और सभी प्रकार की टेस्टिंग फैसिलिटी यहीं होंगी। यहाँ से मरीज को कहीं जाना नहीं होगा। इसके अलावा इस जो आईसीयू है, इसमें गंभीर मरीज होते हैं, जिन किडनी की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए भी हमने एक अलग से आईसीयू डायलिसिस की एक व्यवस्था रखी है, जिससे कि गंभीर मरीजों को इस आईसीयू से कहीं बाहर डायलिसिस में ले जाना पड़े, यह भी एक सौगात है। इसके अलावा 40 बेड का नीकू, 50 बेड का पीकू पीडियाट्रिक आईसीयू और न्यूनेटल आईसीयू का आज शिलान्यास हुआ है, जो कि पीडियाट्रिक बिल्डिंग के बराबर में जो नई बिल्डिंग बन रही है उसके फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे हम इसको जल्दी ही शुरू करेंगे, जिसकी कीमत की लगभग 7 करोड़ रुपए के आसपास है। और वो भी इसी तरह का, इससे भी बेहतर तरीके का बनेगा, जिससे कि न कि केवल अजमेर के, पूरे अजमेर संभाग के बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा जैसा कि आपको विदित है, कोरोना के टाइम में ऑक्सीजन की बड़ी किल्लत हुई। राज्य सरकार के द्वारा हमें एक लिक्विड ऑक्सीजन जो प्लांट जो दिया गया था, आज वो भी बन के तैयार है। उसमें लगभग 2000 सिलेंडर की कैपेसिटी का है और उसका आज लोकार्पण हुआ है। अगर कोई थर्ड वेव आती है या ऑक्सीजन की कोई रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो हम उस ऑक्सीजन लिक्विड प्लांट को काम में ले सकेंगे। इन सभी के लिए आज मैं पुनः माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्हीं की सोच और उन्हीं की विज़न के कारण से आज ये हो पाया है, जिसके कारण से आज हम सब लोग एक इसका लोकार्पण की स्थिति में पहुँचे। में कितने वार्ड होंगे, कितने बेड? निकू के हमारे अभी जो नया निकू का जिसका शिलान्यास किया उसमें 40 निकू के बेड हैं, 100 पिकू के बेड हैं। इसके अलावा इसके साथ मैं बताना चाहूँगा कि जनाना अस्पताल में हमारे 20 बेड का निकू लगभग बन के तैयार है। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में या उससे नेक्स्ट वीक में हम उसका भी लोकार्पण करवा देंगे, जिससे कि जनाना अस्पताल में होने वाले बच्चों को अगर कोई प्रॉब्लम होती है उनको भर्ती करने के लिए हमने वहीं वो वार्ड बनाया है। वो भी लगभग इसी स्टैंडर्ड का या इससे बेहतर हम बनाने जा रहे हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी से विवाह समारोह की शुरू हुई धूम, बाजारों में लौटी रौनक। दूल्हा दुल्हन के लिए खरीदारी करने ज्वेलर्स और शेरवानी साफे की दुकानों पर रही भीड़। कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूरे शहर में विवाह समारोह की धूम शुरू हो गई, जिसे लेकर बाजारों में भी लंबे वक्त बाद रौनक लौटी है। ज्वेलर्स और साफे शेरवानी के साथ ही कपड़ों की दुकानों पर भीड़ नजर आने लगी है। दूल्हा दुल्हन के लिए साफा, शेरवानी, कंठाहार और दुल्हन के लिए लहंगा, बेस, साड़ी और ज्वेलरी खरीदने के लिए बड़ी संख्या में लोग ज्वेलर्स व कपड़ों की दुकान पर पहुंचे। लंबे समय बाद बाजारों में लौटी रौनक से व्यापारियों के चेहरों पर भी खुशी साफ झलक रही है। ज्वेलर्स राकेश डिडवानिया ने बताया कि दीपावली के सीजन के बाद अब शादियों का सीजन प्रारंभ हुआ है, जो 1 माह तक चलेगा। 15 दिसंबर से फिर से मलमास लग जाएगा।
लिहाजा लोग शादियों के लिए खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। इस बार अच्छा व्यापार होगा ऐसी उम्मीद की जा रही है। उन्होंने नई नई डिजाइनर ज्वेलरी तैयार कराई है जो लोगों को पसंद भी आ रही है। आज से जो हमारा मलमास है, अभी जो अपने देव उठ गए हैं आज से, और ब्याह शादी का सीज़न आज से चालू हो गया है। ये 15 दिसंबर तक रहेगा। तो मेरा मानना लगभग एक महीने तक ये हमारा वेडिंग का सीज़न यहाँ पर रहेगा। उसके बाद में 1 महीना मलमास लग जाता है। क्योंकि पिछले 2 साल से ऑलरेडी मार्केट कोविड से ग्रस्त था, और मेरा मानना है कि पिछले हम 3-4 महीने में जो मार्केट को गैस कर रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ बाज़ार में व्यापारी के लिए खुशखबरी है, हलचल ज़रूर है। हाँ, नो डाउट बहुत तेज़ी भी नहीं है तो बहुत मंदा भी नहीं है। पब्लिक बाहर अवश्य निकली है अपनी सुरक्षा को देखते हुए। और हमारा जो सोने चांदी का व्यापार है, एक तो दिवाली का फेस्टिवल था, उसके बाद में वेडिंग्स है, कंटिन्यू मार्च अप्रैल मई तक वेडिंग्स है, और लोग बाग उत्साहपूर्वक शादी करना चाह रहे हैं। तो उसकी परचेजिंग मेरे हिसाब से चालू हो चुकी है, और जिसकी परचेजिंग नहीं है वह भी परचेजिंग अभी करेगा इस सीज़न के अंदर। किस तरह का उछाल है सोने चांदी में? देखिए, जो रेट हमारा एक्चुअली पिछले कोविड के बाद में 57,000 रुपये का जो हमारा हाई बना था, उसके बाद में सोना हमारा स्टैंडर्ड गोल्ड का जो 46,000-47,000 के आसपास आया है। तो जो 100 ग्राम पर 10,000 रुपये की 10,000 रुपये 10 ग्राम पर जो डाउन हुआ है, यानी 100 ग्राम पर 1 लाख का जो मार्केट क्रैश हुआ था, इसका पब्लिक ने, आदरणीय कस्टमर ने भरपूर फ़ायदा उठाया है। परंतु पिछले दिवाली के बाद के अंदर सोने में लगभग 1,500 रुपये की स्टैंडर्ड गोल्ड में तेज़ी है, 1,000 से 1,200 रुपये 10 ग्राम जेवर पर तेज़ी आई है, और चांदी में 4 से 5,000 रुपये की तेज़ी आई है। फिलहाल जो सूत्रों का कहना है कि तेज़ी और बरकरार है। अगर हम लोग यहाँ से, लोगों का मानना ही है कि यहाँ से कोई मंदा नहीं लगता है सोने चांदी के अंदर, क्योंकि सोने का रिकॉर्ड रहा है। जब सोने ने अपना हाई लेवल बनाया है, उसके अंदर में कम भाव में काफ़ी कम टाइम तक ही रन करा है। अब सोने ने हमेशा नया रिकॉर्ड बनाया है अपना। तो लोगों का मानना है कि यहाँ संभावना तेज़ी की व्यक्त की जा रही है, और ग्राहक इन भावों को ड्रॉप नहीं करना चाहता है, क्योंकि मार्च अप्रैल मई और जून तक के सावे हैं। सब ग्राहक चाहते हैं कि हम लोग भी जो अच्छा रेट से गोल्ड का या सिल्वर का आर्टिकल्स है उसको परचेज कर लें। कस्टमर की विशेष मांग पर हमने रेट्स को भी देखते हुए यहाँ पर कई तरह के लाइट वेटेड के आइटम भी हम लोगों ने डिस्प्ले में रखे हुए हैं। जो आइटम हमारा 5 ग्राम पर था, हम लोग उसको 4 ग्राम पर रंग करवा रहे हैं। यहाँ पर डायमंड की लाइट वेट की ज्वेलरी हम लोगों ने यहाँ पर दी है। बाजार में मांगलिक कार्य के लिए खरीदारी करने पहुंची रागनी कोटपाल और सरिता शर्मा ने बताया कि उनके घर में लंबे समय बाद विवाह जैसा मांगलिक शुभ कार्य होने जा रहा है, लिहाजा घर में खुशी का माहौल है। इसी को लेकर वे बाजार में खरीदारी करने आई हैं। आज उन्होंने दूल्हे के लिए शेरवानी, साफा और उसकी ज्वेलरी बुक कराई है। आज देव उठे, आज देव उठनी 11 से आज से हमने शॉपिंग शुरू की है, और यहाँ राजा साहिब पे हमने शेरवानी खरीदी, बहुत अच्छी लगी हमको, और भी शॉपिंग करनी है। और ये शॉप बहुत अच्छी है, यहाँ पे शेरवानी वगैरह, साफे वगैरह बहुत अच्छे हमको पसंद आए। घर में शादी है? हमारे घर में शादी है। आज देवनी 11 है, तो मेरे देवर की शादी है, तो उसके परचेसिंग के अकॉर्डिंग निकले हैं हम लोग आज देखने के लिए कि क्या क्या है, क्या क्या नई वैरायटी न्यू आई है। तो बहुत अच्छा लगा श्यामा ज्वेलर्स आके, मैंने ट्राई भी किया यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन भी है, यूनिक है, डिफरेंट है, और बहुत अच्छा लगा कि मतलब और वैरायटी हटके है कुछ, तो बहुत ही अच्छा लगा। कुछ परचेसिंग भी किया है हमने, और अभी और भी परचेसिंग कर ही रहे हैं, फैमिली के साथ आए हुए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा यहाँ पे रिस्पांस मिल रहा है। नया बाजार में साफा, शेरवानी और दूल्हे की सजावटी सामान का विक्रय करने वाले नमन भराड़िया ने बताया कि 2 साल बाद अब राज्य सरकार द्वारा शादी में शामिल होने वाले मेहमानों की संख्या से पाबंदी हटा ली गई है, जिसके चलते बाजारों में रौनक बढ़ी है। साथ ही शादियों की तैयारियों में लोग जुट गए हैं। 1 महीने के अंदर अजमेर में ही हज़ारों शादियां होने जा रही हैं। 14 सावों के अंदर इस बार 14 नवंबर से 15 दिसंबर तक शादियों के मुहूर्त हैं। 14 नवंबर यानी कार्तिक एकादशी को अबूझ सावा होता है, जिसे लेकर आज के दिन काफ़ी शादियां हैं और लोग शादी की तैयारियों में जुटे हुए हैं। जी, आज देव उठनी 11 का शुभ अवसर है। आज से पहले दिवाली के आसपास से व्यापार थोड़ा कम चल रहा था, ठप सही था, पर आज से व्यापार वापस चालू हुआ है, और ये मेरे हिसाब से मार्च तक अब पूरा चलेगा। शादियों का सीज़न है, मार्केट में भी भीड़ है। मार्केट में पहले भीड़ भी नहीं थी, दिवाली का भी इस बार कुछ खास रौनक रहा नहीं, पर शादियों का सीज़न आने से सारे व्यापारी भाइयों को शायद मदद मिलेगी। सरकार ने भी अब छूट दे दी है। सरकार की भी इस बार की मैं तारीफ करना चाहूँगा सरकार की बात का, कि उन्होंने छूट दी है कि जितने लोग चाहे उतने लोग को की क्षमता आ सकती है शादी में, क्योंकि वैक्सीन लगने से बहुत फ़र्क पड़ा है। और सरकार की भी मैं बहुत तारीफ करना चाहूँगा कि उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया। अभी भीड़ आ रही है, पब्लिक आ रही है लेने शेरवानी वगैरह? हाँ, पब्लिक आ रही है, पब्लिक की डिमांड भी है,
तो हमारे उतनी सप्लाई भी हमने रख रखी है। शेरवानी का काम भी चल रहा है और बाकी पूरा मार्केट में भी भीड़ और रौनक दोनों है। कार्तिक एकादशी के साथ पुष्कर सरोवर में पंचतीर्थ स्नान प्रारंभ। भारी संख्या में पुष्कर पहुंचे श्रद्धालुओं ने कोविड गाइडलाइन की पालना के साथ स्नान कर किया दान पुण्य। धार्मिक नगरी पुष्कर का 5 दिनों तक चलने वाला धार्मिक मेला पंचतीर्थ स्नान के साथ शुरू हो गया। तिथि 6 के कारण इस वर्ष स्नान के 6वें दिन भी विशेष धार्मिक महत्व रहेगा। देव उठनी 11 के दिन श्रद्धालुओं ने सरोवर में डुबकी लगाकर पूजा अर्चना की। 2 वर्षों के अंतराल के बाद धार्मिक मेले में श्रद्धालुओं की संख्या भी अधिक देखी गई। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक पंचतीर्थ में किए गए स्नान का फल 1000 बार किए गए गंगा स्नान के समान, 100 बार किए गए माघ स्नान के समान, और जो फल कुंभ प्रयाग में स्नान करने पर मिलता है वही फल कार्तिक माह में किसी पवित्र नदी के तट पर स्नान करने से मिलता है। जो व्यक्ति कार्तिक के पवित्र माह में नियमों का पालन करते हैं वह वर्ष भर सभी पापों से मुक्ति पाते हैं। इन्हीं मान्यताओं के चलते कार्तिक माह की प्रबोधनी एकादशी के दिन धार्मिक नगरी पुष्कर में श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ आस्था की डुबकी लगाकर धर्म लाभ प्राप्त किया। महास्नान के लिए सरोवर के घाटों पर अल सुबह से ही महिला श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया। श्रद्धालुओं ने सरोवर के घाटों पर दीपदान कर पूजा अर्चना की और यथाशक्ति दान पुण्य किया। अल सुबह से शुरू हुआ स्नान का दौर दिन भर जारी रहा। तीर्थ पुरोहितों के अनुसार कार्तिक माह में हर वर्ष कार्तिक एकादशी से पूर्णिमा 5 दिनों तक 33 करोड़ देवी देवता पवित्र सरोवर में वास करते हैं। इन्हीं मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए न केवल कार्तिक माह के इन 5 दिनों में बल्कि पूरे कार्तिक माह में देश और दुनिया के लाखों श्रद्धालु पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पुष्कर पहुंचते हैं। इस वर्ष तिथि 6 के कारण 19 नवंबर को भी स्नान का विशेष धार्मिक महत्व रहेगा। गौरतलब है कि कोरोना काल के दौरान 2 वर्षों तक रही पाबंदियों के बाद श्रद्धालुओं की आवक में खासा इजाफा देखा गया है। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर सरोवर के सभी घाटों पर पुलिस और SDRF का जाब्ता भी तैनात किया गया है। एकादशी से पूर्णिमा तक का मेला रहता है। स्वच्छम पुष्कर तीर्थ राजेन्द्र यज्ञस्थलम पर्वतम मार्षं कार्तिक शुक्ल पंचदिवसम स्नानम सदा पुष्करम दृष्ट्वा देववरा विष्णु भगवन् रुद्रम शिवम शाम्भवम शार्वे तीर्थमयम सदा सतयुगम ब्रह्मैवतात पुष्करम। ब्रह्मा जी का धाम पुष्कराज है। पुष्कराज में 5 दिन का मेला लगता है। अब के कार्तिक महीने में 6 दिन का मेला लगेगा और पुष्कर स्नान करने से सर्व प्रायश्चित दुख निवारण होते हैं। 33 करोड़ देवताओं का पुष्कराज जी में निवास रहता है। इसका क्या महत्व रहता है? आदि अनादि तीर्थ पुष्कराज है। पुष्कराभ्यानि तीर्थानि गंगाभ्या सर्गच्छता आगच्छन्तु पवित्राणि स्नान काले सदा मम धर्मस्य धर्म रूपेण ब्रह्म रूपेण पुष्कर लोकानां तारणार्थ मम पापक्षयं कुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये ब्रह्मा जी की तपोभूमि है। यहाँ भगवान ब्रह्मा जी ने कार्तिक शुक्ला एकादशी से 5 दिन यज्ञ किया था। स्वच्छम पुष्करम यज्ञस्थलम पर्वतम महाशुक्लम कार्तिकम 5 दिवसम ब्रह्मैवते पुष्करम। यहाँ 5 दिन ब्रह्मा जी ने देव उठनी एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिन यज्ञ का आयोजन किया गया। इसमें आज जो पुष्कर जो मेला आज 6 दिन का हो गया। इसी कारण से यहाँ लाखों की संख्या में लोग यहाँ स्नान करने आते हैं, क्योंकि आज एकादशी से पूर्णिमा तक 33 करोड़ देवता स्वर्ग लोक से यहाँ पधार कर 5 दिन यही निवास करते हैं और सबको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पुष्करम दुष्करम वासम पुष्करम दुष्करम तपम पुष्करम दुष्करम दानम। पुष्कर में तप करना, भजन करना, पुष्कर में स्नान करना, दान करना, ये सब भाग्य से होता है। क्योंकि नहाने से प्राची चढ़े, दर्शन से दुख जाए, पुष्कर से वो प्रीत से जन्म सफल हो जाए। ये सतयुग का तीर्थ है। द्वापरम नेमी सारण्यम त्रेतायाम कुरुक्षेत्रे कलयुगे गंगा। कलयुग में गंगा का प्रभाव, ये सतयुग का तीर्थ है। 5 सरोवर में इसका गिनती आता है। ब्रह्मा जी का ब्रह्म सरोवर, मान सरोवर जो चीन में है, बिंदु सरोवर जो गुजरात के अंदर सिद्धपुर को आता है, नारायण सरोवर वो कच्छ और भुज में है गुजरात में,
और पंपा सरोवर जो कर्नाटक में है, ये पुष्कर राज तीर्थ है, ये पावन नगरी है। यहाँ 33 करोड़ देवता का यहाँ आगमन हो चुका है और 33 करोड़ देवी देवता यहाँ आकर सभी मृत्यु लोक में रहने वाले जीव जंतु पशु प्राणी को सबको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और आज सभी देवता लोग व सभी पक्षी पशु प्राणी मनुष्य आज बहुत ही हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि 33 करोड़ देवता यहाँ विराजमान है। पुष्कर राज का अति महिमा है। पुष्कर राज में जो भी स्नान करता है उसका मोक्ष होता है। अपने पितरों का कार्य श्राद्ध पूजा तर्पण पिंडदान लोग करने आते हैं। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी के द्वारा जो पहल की गई है पुष्कर के बारे में, जो कि पुष्कर संदेश दिया है कि सद्भावना और मेले का जो आयोजन किया गया कोरोना काल से आज 2 साल के बाद में मेला लगा है। आज काफ़ी संख्या में लोग आए हैं और मुझे उम्मीद है पूर्णिमा को इस दिन भी करीबन 2 लाख श्रद्धालु आने की संभावना है, क्योंकि पुष्कर का तो एक बड़ा भारी महत्व है। पंडित हरिगोपाल पाराशर ब्रह्मघाट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुष्कर सरोवर का दुग्ध अभिषेक एवं पूजा अर्चना कराकर खुशहाली की कामना। पीसीसी उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ ने मुख्यमंत्री का संदेश पढ़कर सुनाया। धर्म और आध्यात्म की नगरी पुष्कर के वार्षिक 5 दिवसीय धार्मिक मेला वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भारतीय सांस्कृतिक वाद्य यंत्र नगाड़ों की थाप के बीच रविवार को कार्तिक एकादशी के शुभ अवसर पर प्रारंभ हो गया। इस अवसर पर पुष्कर धार्मिक मेले के इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री द्वारा पुष्कर सरोवर का दुग्ध अभिषेक एवं पूजा अर्चना कराकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्तिक एकादशी के अवसर पर पुष्कर के आध्यात्मिक महत्व के पंचतीर्थ महास्नान पर प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कस्बे के साधु संतों की मौजूदगी में पुष्कर सरोवर पर पूजा अर्चना एवं दुग्धाभिषेक का आयोजन करवाया गया। पीसीसी उपाध्यक्ष एवं पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ ने प्रदेशवासियों को पुष्कर धार्मिक मेले की बधाई देते हुए मुख्यमंत्री का संदेश पढ़कर सुनाया। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में प्रदेश में खुशहाली और चहुमुखी विकास की कामना की है। इस दौरान जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित और जिला पुलिस कप्तान विकास कुमार ने भी सरोवर पर पूजा अर्चना कर धर्म लाभ कमाया। तीर्थराज पुष्कर को प्रणाम करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश पूरे प्रदेश और देशवासियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का श्रद्धालुओं को आज धार्मिक मेला शुरू हो रहा है, उसकी बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश पढ़ते हुए मुझे जानकर प्रसन्नता है कि देश और प्रदेश के विख्यात तीर्थ गुरु पुष्कर ब्रह्म सरोवर पर कार्तिक 5 दिवसीय महास्नान आध्यात्मिक अनुष्ठान का देवउठनी एकादशी 14 नवंबर 2021 से शुभारंभ किया जा रहा है। ब्रह्मा जी के मंदिर के कारण पुष्कर एक विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है। यहाँ आध्यात्मिक आस्था के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र पुष्कर सरोवर में स्नान और पूजा अर्चना के साथ विभिन्न अनुष्ठानों में शामिल होते हैं। मुझे 5 दिवसीय महास्नान आध्यात्मिक अनुष्ठान के शुभारंभ के लिए याद किया, इसके लिए धन्यवाद। मैं श्री ब्रह्मा जी और पवित्र पुष्कर धाम को श्रद्धा पूर्वक नमन करते हुए प्रदेश के चहुमुखी विकास और प्रदेशवासियों को सुख समृद्धि की मंगल कामना करते हूँ। अशोक गहलोत। सबसे पहले तो पुष्कर राज के सभी श्रद्धालुओं को, पूरे देश और प्रदेश से आए हुए सभी श्रद्धालुओं को मैं पुष्कर राज के आज जो धार्मिक मेला शुरू हो रहा है उसकी बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। चाहते कि हमारे तीर्थ गुरुओं ने एक मांग रखी कि जब दरगाह में पुरुष होता है तब सीएम साहब का संदेश आता है, तब यहाँ भी ये संदेश आना चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने आग्रह किया कि आप स्वयं पधारें या संदेश भिजवाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आग्रह को स्वीकार किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जगत पिता ब्रह्मा की नगरी
पुष्कर मेले की व्यवस्थाओं के संबंध में जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित और जिला पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि मेले को लेकर तमाम व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से अंजाम दिया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर पुष्कर सरोवर, जगतपिता ब्रह्मा मंदिर और पुष्कर मेला मैदान में अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। साथ ही QRT टीम को भी पुष्कर मेले की व्यवस्थाओं में तैनात किया गया है। गौरतलब है कि पुष्कर के धार्मिक इतिहास में यह पहला मौका है जब सूबे के मुख्यमंत्री द्वारा पुष्कर सरोवर पर दुग्ध अभिषेक और पूजा अर्चना कराकर अपना संदेश भेजा गया हो। आज से 11 से यहाँ पे पुष्कर सरोवर में जो धार्मिक स्नान और जो लोगों के आस्था का यहाँ पर एक जुड़ाव रहता है, उसका 5 दिवसीय जो कार्यक्रम आज से शुरू हुआ है। और सभी तरह के जो प्रशासनिक इंतज़ाम हैं, चाहे वो पहले यहाँ पर पशु मेला चल रहा था, उसके लिए भी जो प्रशासनिक इंतजाम है, यहाँ के इंतजाम सभी माकूल किए गए हैं। लोगों को किसी तरह की सुविधा है उसके पूरे सर बजट का क्या इस बार राज्य सरकार की तरफ से तो बजट नहीं है? बजट ऑलरेडी पुष्कर मेला समिति बनी हुई है, उसके पास ऑलरेडी बजट है। तो सभी को बहुत बहुत बधाई है मेले के शुभारंभ को। और पुलिस की तरफ से कानून व्यवस्था की दृष्टि को बना के रखने के लिए अलग अलग घाटों में जाब्ता लगाया गया है और पॉइंट्स मंदिर परिसर में भी लगाए गए हैं और मेला ग्राउंड में भी लगाए गए। साथ साथ QRT टीम और सब जगह काम कर रही है और सबका फोकस यही है कि शांतिपूर्वक मेला हम संपन्न करवा सकें। सर 14 और पूर्णिमा को काफ़ी तादाद में भीड़ रहेगी, इसको लेकर कोई दिशा निर्देश, कोई आज 11 से उसकी एक स्टार्टिंग होगी है और हम लोगों ने उसके लिए प्लानिंग प्रॉपरली कर रखी है। बैरिकेडिंग भी सिटी में जगह जगह करवाई गई है उसी को देखते हुए और वन वे मूवमेंट्स वगैरह भी रखी जाएंगी।